सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के लेसन 3 वाटर रिसोर्स के मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। इसे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो ये मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है, तो मल्टीपर्पज़ क्या होता है? आप जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट से कई कार्य जब होते हैं तो उसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे जो ये हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे डैम है, इसमें स्टोन, रूबल्स, रिजर्वायर, लेक, कैनल, कई चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। इसमें डैम बनाया जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है या लेक बनाई जाती है, कैनल निकाली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसीलिए इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्राचीन समय में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के रिजर्वायर बनाए जाते थे। पहली बार श्रीरंगपुरम, जो इलाहाबाद के पास है, वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए एक फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए एक पहली सेंचुरी में एक श्रीरंगपुरम में इलाहाबाद में इस तरह का गंगा नदी पर एक बनाया गया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फर्स्ट सेंचुरी में पाया गया। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय डैम, लेक और इरिगेशन सिस्टम के लिए डैम और लेक यानी बांध और झीलें बहुत सारी बनाई गई। जो एविडेंस हमको मिलते हैं कि इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए कई देशों में या कई प्रदेशों में भारत के, जैसे कलिंगा है उड़ीसा में, नागार्जुन परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है, जिसमें नागार्जुन कोंडा जिसे कहते हैं, बेन्नौर जो कर्नाटका में है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में जो है, यहाँ पर सिंचाई के लिए कई सेंचुरीज यानी कई रिजर्वायर का निर्माण किया गया, कई डैम का निर्माण किया गया। 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक का निर्माण किया गया, जो उस समय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी। 14वीं सेंचुरी में हौज खास जो दिल्ली में बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। यहाँ से आपको 1 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको जैसे 11वीं सेंचुरी में जो भोपाल लेक है, इसका निर्माण किया गया। यह एक सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। तो इन चीज़ों को आप नोटिस करते हुए चलिएगा, क्योंकि प्रश्न 1-1 नंबर के यहीं से बनते हैं। हौज खास किस सेंचुरी में बनाया गया? तो हौज खास जो है वो 14वीं सेंचुरी में बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। क्यों बनाया गया? कि जो सीरी फोर्ट एरिया था, वहाँ पर वाटर की सप्लाई के लिए बनाया गया। तो एशियंट टाइम से यानी प्राचीन समय से भारत में इरिगेशन के लिए डैम वगैरह बनाए जाते हैं। दूसरी चीज़, डैम जो हैं वो वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट की भी एक भाग होते हैं। वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट के और रेन वाटर कंजर्वेशन के भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इससे जो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है उसे उसकी सिंचाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, वाटर सप्लाई दी जाती है यानी पानी की सप्लाई डोमेस्टिक एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया में दी जाती है यहाँ से। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए इसके इम्पोर्टेंस की बात अगर हम कर दें, इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है इसका, इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही है कि इन डैम का निर्माण इरिगेशन के लिए किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती की ज़मीनें हैं उसकी सिंचाई इससे की जाती है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है, मतलब इससे बिजली का निर्माण किया जाता है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घरों में और इंडस्ट्रियल एरिया में
यहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता है। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है। पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यह फिशिंग ब्रीडिंग यानी मछली पालन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में लें, जो सतलज और बीज नदी पर बना भाखड़ा नंगर प्रोजेक्ट है, वह एक हाइड्रोलॉजिकल पावर प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो महानदी पर बनाया गया है, वह भी फ्लड कंट्रोल और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए या मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए बनाया गया है। कह रहा है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो इंडिया के बाद यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस गवर्नमेंट ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने जो डैम है यानी जो ये बांध है, इन्हें टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बांध को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से बुलाया कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया उन्होंने डैम को कह के संबोधित किया। कह रहा कि जो हाल ही के दिनों में, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे लोकल डांस के बारे में। When we sown the crops in Ashar, we will bring the bhav in Bhara. Flood went slow in Damodar. Sailing boats cannot sail. Oh, Damodar, we fall at your feet. Reduce the flood a little. Bhav will comes a year later. कह रहा है यह एक सॉन्ग है, यह एक गाना है, भादु गाना, जिसे दामोदर वैली में लोग जो दामोदर नदी के फ्लड के कारण इसे वहाँ को गाते हैं। दामोदर नदी को जो है वो साउथ का फ्लड के कारण इसे शारो भी कहा जाता है, साउथ का। तो यह एक सॉन्ग है, ठीक है। कभी कभी इसके बारे में भी पूछा जाता है कि वह दामोदर नदी का वह कौन सा सॉन्ग है जो लोग दामोदर नदी के आसपास के एरिया में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं वह उसे गाते हैं या सिंग करते हैं। हाल ही के समय में जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके महत्व बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है और ज़रूरत के हिसाब से इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ जो नदी में एक्वेटिक लाइफ है यानी जो हैबिटेंट हैं एनिमल्स की, फिशिंग की, वह भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जो फाउना हैं यानी एनिमल या जो जीव जंतु पाए जाते हैं नदियों में, वह नदियों से या रिजर्वायर से या फ्लड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाप्त होते जा रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़, रिजर्वायर के आसपास जो वाटर लगता है यानी पानी लगता है, उससे जो वेजिटेशन है यानी उस एरिया के आसपास की जो वनस्पतियां हैं वो भी बहुत लंबे समय तक प्रभावित होती हैं या कहिए तो नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन आदि किया। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये जो रिजर्वायर हैं उन्हें लोकल कम्युनिटी या जो ह्यूमन सेटलमेंट एरिया हैं उनसे दूर रखा जाए, फॉरेस्ट एरिया जाए या ऐसी ज़मीनों पर बनाया जाए जो ज़मीनें अनउपजाऊ हैं यानी जो ज़मीनें बेकार हैं, उन ज़मीनों पर इनको बनाया जाए। क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। नेचुरल जो वेजिटेशन है वह इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ द्वारा मोबिलाइज किया गया एक मूवमेंट है, या सरोवर डैम बिंग बिल्डिंग अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। कह रहा है कि जो सरोवर बनाया गया नर्मदा नदी के आसपास वह प्रमुख रूप से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे ट्रीज हैं जो उसके अंदर डूब जाते हैं, जो वनस्पतियां हैं उसके अंदर डूब जाती हैं,
जो वहाँ के लोग हैं जो उस रिजर्वायर के कारण डिस्प्लेस हुए, उन्हें गवर्नमेंट हैबिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, तो इससे जो लोगों का जीवन है वो प्रभावित होता है। लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उससे उन्हें काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, काफ़ी त्याग करना पड़ता है, जिसके कारण उनका और उनके परिवार का, उनके लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसी के कारण आर वी ओनली वंस चूज मेकिंग सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, क्या उन लोगों का कहना है कि क्या हमें ही राष्ट्र के लिए त्याग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या हम ही केवल देश के विकास या राष्ट्र के विकास में अपने आप सेक्रीफाइस करें। तो सरदार सरोवर डैम के बारे में जान लीजिए कि नर्मदा नदी गुजरात पर बनाया गया है। यह इसका जो रिजर्वायर है या जो रिवर प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इससे इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट होता है। सरदार सरोवर डैम जो है वह लोगों की वाटर रिक्वायरमेंट या जो ड्रट जोन एरिया है, सूखा एरिया है, उसमें लगभग 9490 गांव को, 173 टाउन्स को और राजस्थान के 124 विलेज को वाटर सप्लाई प्रदान करता है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है कि क्या हमें डैम्स को इनकरेज करना चाहिए। इरिगेशन के कारण जो भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इंटेंसिव कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। इसके कारण वाटर जो सॉइल है उसमें सलाइंटेशन की समस्या उत्पन्न हो गई, यानी धीरे धीरे वो मिट्टी कैसी होती गई, वो मिट्टी नमकीन होती गई, या उसमें नमक की मात्रा बढ़ती गई, या वह पोल्यूटेड होती गई। गुजरात में साबरमती जो बेसिन है वहाँ पर लगभग प्योरिटी वाटर की अर्बन एरिया के कारण काफ़ी समाप्त हो गई। अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का वाटर सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण सिटी और अर्बन एरिया में वाटर शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जैसे आप कृष्णा गोदावरी नदी के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच वाटर डिवाइड को लेकर प्रॉब्लम हुई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसॉल्व किया था। अब बात करते हैं इस रिजर्वायर से, यानी इन रिजर्वायर से जो पोल्यूशन होता है, सेडिमेंट्स, कंट्रोलिंग फ्लड, रेन वाटर्स आदि, जिसके कारण महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट में फ्लड के कारण बहुत अधिक डिवास्ट्रेशन होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, यानी बाढ़ भी आती है। तो रिजर्वायर में जब वाटर कलेक्ट होता है तो उससे आसपास के एरियाज में फ्लड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 2006 में जब इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई तो महाराष्ट्र और गुजरात में इन फ्लड के कारण, इन बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा सेडिमेंशंस, बहुत ज़्यादा प्लेन्स में यानी मैदानों की मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा बहकर, या जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है या लैंड डिग्रेडेशन है बहुत अधिक मात्रा में हुआ, जिससे वहाँ के वाटर या वहाँ जो ज़मीनें हैं बहुत अधिक मात्रा में इससे प्रभावित हुई, बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुई, जिसके कारण जो नेचुरल फर्टिलिटी है, जो अलग अलग प्रकार की डिजीज़ है, फ्लड है, पोल्यूशन है, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर हो गया, जिससे बहुत अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा। और मिलते हैं जो अगला टॉपिक हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसमें मिलते हैं। आज हमने आपको बताया कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, कैसे इन्वायरमेंटल के लिए हार्मफुल हैं, किस तरह हम उसका यूज़ करें तो हमारे लिए लाभप्रद हैं, और किस तरह उसका यूज़ करें तो हमारे लिए हानिप्रद हैं या हार्मफुल हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार।